भारत में काम करने के तौर तरीके, जो कानून है, वो पूरी तरह से बदल रहे हैं। ये एक पीढ़ी में होने वाला सबसे बड़ा बदलाव है और इसका असर देश के हर एक कर्मचारी पर पड़ने वाला है। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है। 60 करोड़। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये है भारत का वर्कफोर्स। ये उन लोगों की तादाद है जिनकी रोजी रोटी इन नए नियमों से सीधे सीधे जुड़ जाएगी। ये दुनिया के सबसे बड़े वर्कफोर्स में से एक है। कई एक्सपर्ट्स भारत की इस बड़ी और युवा आबादी को डेमोग्राफिक गोल्ड माइन कहते हैं। मतलब एक ऐसी सुनहरी खदान जिसमें इतनी ऊर्जा और क्षमता है कि वो न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को रफ्तार दे सकती है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल खड़ा होता है। अगर इतनी क्षमता है तो फिर इतने सारे नौजवानों के लिए एक अच्छी नौकरी ढूंढना इतना बड़ा संकट क्यों बन गया है? ये एक ऐसी पहेली है जिसे समझना बहुत जरूरी है। आज की इन चुनौतियों को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। ये देखना होगा कि भारत का लेबर मार्केट आखिर किन पुराने नियमों और किस बुनियाद पर चलता आ रहा है। जरा इस स्लाइड पर गौर कीजिए। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। भारत के 93% कर्मचारी इनफॉर्मल सेक्टर यानी अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं। इसका मतलब है कि 10 में से 9 से ज्यादा मजदूरों के पास कोई पक्की फॉर्मल नौकरी नहीं है। सिर्फ 7% के पास है। तो ये इनफॉर्मल सेक्टर आखिर है क्या? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि इन लोगों के पास नौकरी का कोई पक्का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। इन्हें प्रोविडेंट फंड या हेल्थ इंश्योरेंस जैसी कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती। सोचिए, अगर वो एक दिन बीमार पड़ जाएं तो उनकी कमाई उसी दिन बंद हो सकती है। ये चीज उन्हें बहुत ही ज्यादा असुरक्षित बना देती है। अब देखिए, मजदूरों की सुरक्षा का एक और अहम पहलू होती है ट्रेड यूनियनें। लेकिन भारत में जो यूनियनें कभी एक बहुत बड़ी ताकत हुआ करती थीं, उनकी कहानी अब काफी बदल चुकी है। आइए देखते हैं क्यों। जैसा कि ये स्लाइड साफ दिखाती है, भारत में लगभग हर बड़ी ट्रेड यूनियन किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हुई हैं और इसी वजह से वो आपस में बटी हुई हैं, अक्सर एक दूसरे के खिलाफ खड़ी नजर आती हैं। नतीजा, जब मालिकों से सौदेबाजी की बात आती है तो वो एक मजबूत, एकजुट आवाज नहीं बन पाती। और ये नंबर्स ये पूरी कहानी बयां करते हैं। 1989 में 35% से ज्यादा कर्मचारी किसी न किसी यूनियन के मेंबर थे। लेकिन 2021 आते-आते ये आंकड़ा गिरकर सिर्फ 6% से थोड़ा ज्यादा रह गया। ये एक जबरदस्त गिरावट है जो भारत की अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के बाद देखने को मिली है। तो इन्हीं सब पुरानी और बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार एक बहुत बड़ा कदम उठा रही है, जिसे कहा जा रहा है भारत का विशाल श्रम सुधार। इस पूरे सुधार का जो मूल मंत्र है वो है सरलीकरण। पहले जो करीब 29 अलग-अलग केंद्रीय श्रम कानूनों का एक उलझा हुआ जाल था, उसे हटाकर अब सिर्फ 4 आसान कोड्स बना दिए गए हैं। और इन सुधारों के केंद्र में एक बहुत बड़ा वादा है, यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी। मतलब उन लाखों करोड़ों अनौपचारिक श्रमिकों तक प्रोविडेंट फंड और हेल्थ इंश्योरेंस जैसे फायदे पहुंचाना जिनके पास पहले ये सब कभी नहीं था। लेकिन जैसा हर बड़े बदलाव के साथ होता है, इन सुधारों को लेकर भी एक जोरदार बहस छिड़ी हुई है। एक तरफ बड़े बड़े वादे हैं तो दूसरी तरफ कुछ गहरी चिंताएं भी हैं। ये स्लाइड बहस के दोनों पक्षों को हमारे सामने रखती है। एक तरफ समर्थकों का कहना है कि आसान नियम देश में निवेश लाएंगे और गिग इकोनॉमी में काम करने वालों को भी सुरक्षा देंगे। उनका ये भी मानना है कि ज्यादा सोशल सिक्योरिटी से लोग ज्यादा खर्च करेंगे और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ आलोचकों को डर है कि ये बदलाव हड़ताल करने जैसे मजदूरों के पुराने और मुश्किल से मिले अधिकारों को छीन लेंगे और यूनियनों की सौदेबाजी की ताकत को और कम कर देंगे। जो विरोध कर रहे हैं उनकी आवाज काफी बुलंद है। ट्रेड यूनियन नेताओं का सीधा तर्क है कि ये नए कोड्स उन अधिकारों को खत्म कर देंगे जिन्हें पाने के लिए मजदूरों ने पीढ़ियों तक संघर्ष किया है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि हाँ, हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में छोटी कंपनियों को कुछ मुश्किलें आएं, लेकिन लंबे समय में बेहतर सोशल सिक्योरिटी और काम करने के अच्छे हालात सबके लिए एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनाएंगे। तो चलिए अब कहानी को वापस वहीं लाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। भारत की युवा पीढ़ी और उनके सामने खड़ा रोजगार का पहाड़ जैसा सवाल।
और जब हम युवाओं की बात करते हैं तो एक सच साफ नजर आता है। जहां 60% युवा पुरुष वर्कफोर्स का हिस्सा है, वहीं सिर्फ 20% युवा महिलाएं ही काम कर रही हैं। ये एक बहुत बड़ा टैलेंट पूल है जिसका अर्थव्यवस्था इस्तेमाल ही नहीं कर पा रही है। और यहाँ एक बहुत ही अजीब और परेशान करने वाली बात सामने आती है कि बेरोजगारी सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों में है। जिन युवाओं के पास ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, उन्हें नौकरी खोजने में सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। ये हमारी एजुकेशन सिस्टम और जॉब मार्केट की ज़रूरतों के बीच एक बड़े गैप की तरफ इशारा करता है। तो मतलब साफ है, ये सिर्फ नौकरियों की कमी का मामला नहीं है, ये स्किल्स की यानी रोजगार योग्यता की कमी का भी मामला है। 2020 में इंडस्ट्री का मानना था कि मौजूद टैलेंट में से आधे से भी कम लोग असल में नौकरी के लिए तैयार थे। तो आखिर में हम वापस उसी सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। भारत ने काम के नियम तो फिर से लिख दिए हैं, लेकिन क्या ये नए नियम वाकई उस पूरी पीढ़ी के लिए खेल को बदल देंगे जो एक मौके के इंतजार में खड़ी है? इस सवाल का जवाब शायद सिर्फ वक्त ही दे पाएगा।